हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्स स्मूथ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपने सेल आउट करी है, तो उस प्रॉपर्टी पे आप किस तरीके से अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, कैसे आपको जो प्रॉपर्टी आपने सेल करी है उसके ऊपर कैपिटल गेन को कैलकुलेट करना है और आप कहाँ पे फंड को इन्वेस्ट करें, कितने टाइम में इन्वेस्ट करें सो दैट आपको उसके ऊपर टैक्स पे ना करना पड़े, और कैसे आपको उस प्रॉपर्टी की सेल को या फिर उस प्रॉपर्टी को अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाना है। ये सब इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाउ टू सेव कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक क्वेश्चंस के बारे में कि एलटीसीजी और एसटीसीजी होता क्या है। एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करके फिर उसके बाद अगर प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करते हैं तो उसमें आता है आपका एलटीसीजी। उस प्रॉपर्टी पे जो भी आपको गेन अर्न होगा वो होगा आपका एलटीसीजी, वो होगा आपका एलटीसीजी। और अगर आप प्रॉपर्टी को 24 मंथ से पहले ही सेल कर देंगे, लाइक आपने जो है 2019 में प्रॉपर्टी को परचेज किया और 2020 में आपने उस प्रॉपर्टी को बेच भी दिया, तो उस प्रॉपर्टी को आपने अपने पास 24 मंथ से ज्यादा होल्ड नहीं किया है, आपने उस प्रॉपर्टी को पहले बेच दिया, तो इसलिए उस केस में हमें अराइज होता है एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर उस प्रॉपर्टी पे लॉस हो रहा है तो भी आपका लॉन्ग टर्म में ही आएगा वो टर्म और शॉर्ट टर्म में ही आएगा। बस जो क्राइटेरिया है वो नंबर ऑफ मंथ्स पे डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम में उसको होल्ड किया है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे जो गेन हो रहा है वो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी को 24 मंथ से कम होल्ड किया था, तो उस केस में आपको जो टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को वो होता है आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। लेट सपोज आपकी जो सैलरी है वो 8 लाख रुपीज है, ठीक है, और आपने प्रॉपर्टी जो बेची है उसके ऊपर आपको जो है 2 लाख रुपीज का गेन हो रहा है, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो 2 लाख रुपीज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, लेट सपोज आपके ऊपर जो है 20% की स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है, तो इसके ऊपर जो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख में जब मैं 2 लाख रुपीज 8 लाख में जब हम 2 लाख रुपीज ऐड करेंगे दैट इज 10 लाख, ठीक है। अगर हम ओल्ड टैक्स स्कीम की बात करें तो 10 लाख रुपीज तक आपको जो है 30% स्लैब रेट शुरू हो जाता है, 10 लाख से ऊपर 10 लाख तक आपको 20% होता है। तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो है जो टैक्स पे करना होता है वो अपनी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग पे करना होता है, जो आपकी जनरल टैक्स कैलकुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो इस पर भी आपको जो है 20% ही टैक्स पे करना पड़ेगा। बट वहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म के केस में अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करी है और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस केस में आपको फ्लैट 20% टैक्स देना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपकी जो स्लैब रेट है वो क्या चल रही है, आपका जितना भी कैपिटल गेन हो रहा हो, इट कुड बी 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उसके ऊपर फ्लैट आपको 20% अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपका जो स्लैब रेट है वो 5% चल रहा है, 10% चल रहा है, 20% चल रहा है, इस चीज से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। और जो हम टैक्स सेविंग की बात करेंगे अभी आगे चल के, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हो रहा है तो उस केस में आपके लिए कोई भी टैक्स सेविंग नहीं है। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हैं तो आप अपना पूरा टैक्स सेव कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरीके की जो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लेके आते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपको हो रहा है उसको आप किस तरीके से टैक्स सेव कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, जिसको आपने अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो है सोल्ड आउट किया है 70 लाख रुपीज का, ठीक है। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जब आपने उसको परचेज किया था, लेट्स सपोज वो थी जस्ट 20 लाख रुपीज की, और आपने परचेज कब किया था, आप मान लीजिए आपने उसको 2018-19 में परचेज किया था। तो दोनों ईयर्स के बीच का अगर मैं गैप निकालूं तो 3-4 ईयर्स का गैप हो जाता है। तो ये मेरी जो है प्रॉपर्टी है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस के अंडर क्राइटेरिया में आएगी, क्योंकि 2 ईयर्स से ज्यादा मैंने उस प्रॉपर्टी को होल्ड किया है, ठीक है। 20 लाख की आपने परचेज करी थी, सेल कर दी आपने 70 लाख रुपीज की। तो जब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमने जितने की परचेज की थी उसकी जो है इंडेक्सेशन वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। इंडेक्सेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, आज के टाइम पे अगर आप वही प्रॉपर्टी लेने जाओ तो उतनी वैल्यू तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो उस इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को इसमें देने के लिए इंडेक्सेशन कॉस्ट निकाली जाती है, ताकि अगर आप सिंपली देखो तो 70 में से 20 लेस करोगे तो 50 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट कहती है कि आप जो इन्फ्लेशन का रेट है वो भी आप इस पे लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप
जो है कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका कैपिटल गेन कितना होता है। तो 20 लाख पे मैंने जब इंडेक्सेशन लगाया तो लेट सपोज मेरी वैल्यू जो है 46 लाख रुपीस निकल के आती है, और उस प्रॉपर्टी पे मैंने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी कराई थी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी मैंने उसके ऊपर जो है स्पेंड ऑफ किया था, तो उसकी भी हम इंडेक्सेशन कॉस्ट ले सकते हैं। इंडेक्स मैंने उस टाइम पे लगाए थे 5 लाख रुपीस, और अब इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग वो बन गए आपके 10 लाख रुपीस। ठीक है, तो अब आप अगर देखेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्चुअली उस प्रॉपर्टी से हुआ कितना है जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज 70 लाख माइनस 46 लाख एंड माइनस 10 लाख, क्योंकि ये आपने जो है एक्सपेंस किया था उस प्रॉपर्टी पे, तो आपका जो है 14 लाख रुपीस निकल के आ गया। इतना आपको हो रहा है प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी से। क्या प्रॉफिट है ये है आपका LTCG, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी को 2 ईयर से ज्यादा के लिए होल्ड किया है। तो ये जो आपका LTCG है, एज पर लॉ अगर मैं देखूं तो आपको फ्लैट 20% टैक्स इसके ऊपर दे देना चाहिए। इस 14 लाख रुपीस के ऊपर आपको देना होगा 20% टैक्स, विच इज 2,80,000 रुपीज। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये 2,80,000 रुपीज गवर्नमेंट को ना पे करना पड़े, आप यहाँ पर टैक्स सेव कर लें, तो उसके लिए आपके पास जो है 2 मेथड होते हैं टैक्स सेव करने के लिए। अब हम बात करेंगे आपकी टैक्स सेविंग से रिलेटेड। यहाँ पे आपका जो है LTCG बन गया, अब हम टैक्स सेविंग की बात करेंगे। ठीक है, देयर आर 2 सेक्शंस जिसमें हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं इन केस ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F, सेक्शन 54 EC। ठीक है, जो आपका सेक्शन 54 है वो कहता है कि अगर आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आज बेची है और अगर आप दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन्हीं पैसों से परचेज कर लेते हैं तो आपको जो है कोई भी कैपिटल गेन पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। ये सीधा सा लॉ है। आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करी और आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही परचेज कर ली तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप कितने की परचेज कर रहे हैं वो एक मैटर करता है, वो भी अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ कंडीशंस है कि कितने टाइम पे आपको ये परचेज करनी होती है। वो क्या है, आपको जो है ये प्रॉपर्टी 1 ईयर के अंदर अंदर परचेज करनी है, या तो पहले आपने मान लो आज प्रॉपर्टी बेची है तो जिस दिन आप बेच रहे हो उसके 1 ईयर पहले तक अगर आपने जो है कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है तो आप उसके अगेंस्ट भी इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं, या फिर जिस दिन आपने सेल करी है उसके 2 ईयर्स के अंदर अंदर आपको प्रॉपर्टी जो है परचेज करनी है, 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ सेल एंड ट्रांसफर। ठीक है, एग्जैक्ट 2 ईयर बाद जो है ये जो वैलिडिटी है ये ओवर हो जाएगी, आपको 2 ईयर्स के अंदर अंदर जो है अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर लेनी है। इन केस आपकी प्रॉपर्टी कोई कंस्ट्रक्ट हो रही है, आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो उस केस में आपको 3 ईयर का टाइम दिया जाता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से जो आपको 14 लाख का हो रहा है, तो आपको फ्रेश रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लेनी है 2 ईयर्स के अंदर अंदर, और अगर आप कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं तो 3 ईयर्स के अंदर अंदर, और अगर आपने 1 ईयर पहले कोई प्रॉपर्टी परचेज करी थी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो उसके अगेंस्ट भी आप इस डिडक्शन को जो है क्लेम कर सकते हैं। और ये किस अमाउंट को आपको इन्वेस्ट करना होता है, जो आपका कैपिटल गेन है। ठीक है, उतना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, जरूरी नहीं है जितना आपको सेल प्रोसीड्स है उतना आप सारा इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको ये डिडक्शन मिलेगी। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपका कैपिटल गेन या फिर उससे ज्यादा होगा तो भी आपको टोटल डिडक्शन मिल जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, तो वो पूरा जो सेल अमाउंट है वो सारा इन्वेस्ट करने के चक्कर में जो है हमारी पूरी प्लानिंग ही रह जाती है। ठीक है, इस केस में एक 2-3 कंडीशंस और हैं आपकी कि आपकी जो सेल प्रोसीड्स है वो LTCG से ही होनी चाहिए और आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए जो आपने बेची है। ठीक है, और आप कितना क्लेम कर सकते हैं, इसमें जो है चेंजेस आए थे कि आप 1 अप्रैल 2023 के बाद जो ये टैक्स एग्जम्पशन है वो 10 CR से ऊपर की आप क्लेम नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको कैपिटल गेन 10 CR से ज्यादा हो रहा था आपकी लास्ट प्रॉपर्टी में तो आप 10 CR तक का ही अपना अवेल कर सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी परचेज करने में। इससे ज्यादा की आप जो डिडक्शन है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत मेजर अमेंडमेंट भी आई थी कि आप जो है अब ये जो एग्जम्पशन है वो 2 हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। यानी कि आपने जो सेल प्रोसीड्स आई है उससे 1 हाउस ना खरीद के 2 परचेज कर लिए हैं रेजिडेंशियल हाउस, तो भी आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि आपका जो कैपिटल गेन है वो 2 CR से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नई अमेंडमेंट्स आई थी सेक्शन 54 में। तो इस तरीके से आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। इसमें एक चीज और जो एक मेजर प्रॉब्लम आती है टैक्स पेयर को कि मैडम मैंने आज 31 मार्च को या मार्च मिड में अपनी प्रॉपर्टी सेल करी और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी फाइंड आउट करूं और उसमें इतनी जल्दी इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि प्रॉपर्टी जब हम लेते हैं तो प्रॉपर्टी लेना एक जो है मेजर डिसीजन होता है एक इन्वेस्टर के लिए। तो वो कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं इतनी जल्दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। लेकिन
उसके लिए आप इस पैसे को अपने घर में रखकर नहीं बैठ सकते, ना ही आप इस अमाउंट को किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, जिसकी लास्ट डेट अब 31 जुलाई 24 है, तो उस दिन तक आपका ये अमाउंट जो है या तो इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, या फिर आप अगर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस अमाउंट को डिपॉजिट करा दीजिए कैपिटल गेन अकाउंट में। आपको बैंक में जाना है, अपना कैपिटल गेन अकाउंट ओपन कराना है और वहां पर इस अमाउंट को जो है डिपॉजिट करा देना है, अनलेस अंटिल आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज नहीं करते तब तक। जब भी आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज करने जाएंगे तो आप डायरेक्ट जो पेमेंट है वो इस कैपिटल गेन अकाउंट से कर लेंगे और आप जो है इस तरीके से अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। उस टाइम पे जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे तो वहां पे ऑप्शन आता है इन्वेस्टमेंट इन अंडर सेक्शन 54(54)(f), तो वहां पे उसमें आप डाल सकते हैं या फिर कैपिटल गेन अकाउंट डाल सकते हैं कि हमने इस अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया है, और आप अपनी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। ये सब अभी मैं आपको प्रैक्टिकली रिटर्न में कैसे दिखाना है वो भी हम आगे जाके बात करेंगे। ये तो 54 सेक्शन तो कहता था कि आप अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सेक्शन 54 कहता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी तो मत करिए, अगर आप इसको बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो भी हम आपको रिबेट देंगे। तो जो भी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो रहा है उसको अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, सेक्शन 54 ईसी के बॉन्ड्स आते हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो भी आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। इसकी क्या क्या गाइडलाइन है इन बॉन्ड्स की, कि आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 6 मंथ्स के अंदर आपको ये इन्वेस्टमेंट 6 मंथ्स के अंदर करनी पड़ेगी, जिस दिन आपने ट्रांसफर किया था उस डेट से रिलेटेड, ठीक है। और आप इन बॉन्ड्स को जो है 5 ईयर्स तक जो है आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपके जो है इन बॉन्ड्स का जो लॉक इन है वो 5 ईयर तक रहेगा। अगर आपने 5 ईयर से पहले इनको ट्रांसफर कर दिया या फिर किसी और एसेट्स में इनको कन्वर्ट करा दिया तो आपने जो भी एग्जेम्पशन पहले क्लेम करी थी उस पर आपको आज के टाइम पे टैक्स देना पड़ेगा। और जो आप एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे, मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे बॉन्ड्स में, वो 50 लाख से ज्यादा आप नहीं कर सकते। इसका मतलब आप इस केस में 50 लाख से ज्यादा का जो आपका कैपिटल गेन है उसमें आप जो है रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। 50 लाख तक ही आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टमेंट वैल्यू उन्होंने 50 लाख की कही है, ठीक है। और ये बॉन्ड्स किस तरीके के हो सकते हैं? आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बॉन्ड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बॉन्ड। तो इस तरीके के अगर बॉन्ड्स हैं जो कि कैपिटल गेन नेचर के होते हैं तो आप इनमें इन्वेस्ट करके अपनी जो टैक्स है उसका रिबेट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल में। हमें इस एग्जाम्पल में 14 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। लेट्स सपोज आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है परचेज कर ली, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने परचेज कर ली 50 लाख की, तो आपको रिबेट कितनी मिलेगी सेक्शन 54 के अंदर, या कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा? तो आपको जो है 14 लाख का कैपिटल गेन हुआ था, आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो इस केस में आपको जो कैपिटल गेन पे टैक्स देना है वो है नील, क्योंकि जो आपको टैक्स हो रहा था उससे ज्यादा अमाउंट ही आपने इन्वेस्ट किया है। इसमें हम सेल कंसिडरेशन नहीं देखते, कैपिटल गेन का अमाउंट देखते हैं। जबकि एक और सेक्शन है हमारा सेक्शन 54F, उस केस में हम सेल कंसिडरेशन का अमाउंट देखते हैं कि आपको जितना आपने सेल कंसिडरेशन रिसीव किया है आपको उतना इन्वेस्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो इस केस में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। यही अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूं, ठीक है, लेट्स सपोज आपने 6 लाख के बॉन्ड परचेज कर लिए इस 14 लाख में से, तो उस केस में आपको बैलेंस मतलब कि 8 लाख पे आपको जो है 8 लाख पे आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 20%। तो इस तरीके से आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी बॉन्ड परचेज करने का या प्रॉपर्टी परचेज करने का, तो गो टू बैंक 31 जुलाई से पहले आप ये पैसा अपना कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए। और हाँ, अमाउंट जब आप डिपॉजिट कराए तो इस चीज का ध्यान रखिए, जो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है सिर्फ वही डिपॉजिट कराइएगा, क्योंकि ये जो अमाउंट आप कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं वो लॉक हो जाता है, आप उसको किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। सो वाई टू इन्वेस्ट मोर अमाउंट, ऑल्दो आपका 14 लाख से ही काम चल रहा है तो 70 लाख आपको डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन अकाउंट से फंड निकालने में भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, आपको अपने एओ के पास भी विजिट करना पड़ता है, उसके साइन लेके आने पड़ते हैं। उन सब चीजों से रिलेटेड एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी कि कैपिटल गेन अकाउंट में आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे आप उसको क्लोज करा सकते हैं, तो आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने मेजर चीजें देख ली कि किस तरीके से आपको अपना कैपिटल गेन सेव करना है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। अब देखते हैं कि अब आपको इसको इनकम टैक्स की रिटर्न में किस तरीके से अपनी शो करना है। इनकम टैक्स की रिटर्न में शो करने के लिए अगर आप सैलरी टैक्स पेयर हैं, आपकी बिजनेस से कोई इनकम नहीं है, सैलरी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये कैपिटल गेन है, तो उस केस में आपकी जाएगी ITR 2। ये है हमारी ITR 2, ठीक है। ITR 2 में आपको कहाँ मेंशन करना है इस कैपिटल गेन को? ITR 2 में जब आप जाएंगे शेड्यूल में, तो शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन यहाँ पर मेंशन है
है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो है किस तरीके की कैपिटल गेन को रिपोर्ट करना चाहते हैं। पहला है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, तो हम फर्स्ट में ही फॉलो करते हैं, बाकी भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड सेल करते हैं तो आप सेकंड पे क्लिक करेंगे, अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड करते हैं तो थर्ड पे, बॉन्ड्स के केस में फोर्थ पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें सिलेक्ट करके आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, हमने आगे प्रोसीड कर लिया। प्रोसीड करने के बाद देखिए ये आपसे कितनी सारी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि अभी हम लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। बाकी जो है आपकी शेयर से रिलेटेड, वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड, ठीक है, और आपके जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह है उन सब से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है। तो हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, हम इस पे क्लिक करेंगे, एड डिटेल्स में जाएंगे। सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि आपने प्रॉपर्टी कब परचेज की थी। तो हमारे एग्जांपल में हमने 18-19 में प्रॉपर्टी परचेज करी थी, तो यहाँ से हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने 5 मार्च 2019 में प्रॉपर्टी परचेज की थी और हमने प्रॉपर्टी अब सेल करी है 15 मार्च 2024 में। कैलकुलेट, तो इसमें अपने आप आ गया आपका कि 60 मंथ्स 11 डेज आपको हो गए हैं, 24 मंथ से ज्यादा है तो आपका LTCG कैलकुलेट होगा। ये आपने ऐड कर लिया। अब देखिए आपसे ये पूछ रहा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड रिसीवेबल, आपको कितनी अमाउंट जो है रिसीव हुआ है। तो मेरे केस में 70 लाख रुपीस, मैंने अभी एग्जांपल लिया था तो 70 लाख रुपीस मैंने यहाँ पे डाल दिया। सेल कंसिडरेशन डालने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी के लिए आपकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है। तो आप अपने पेपर्स में चेक कर सकते हो, यूजुअली ये सेम अमाउंट ही होता है, ठीक है, यूजुअली ये सेम अमाउंट ही होता है, तो मैंने सेम डाल दिया। अगर आपके में कम या ज्यादा है वो आपको डालनी है, क्योंकि उसके प्रोविजंस होते हैं कुछ स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के, वो उसके ऊपर फिर एप्लीकेबल होंगे। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा था 20 लाख की, मैंने परचेज करी थी एज पर माई एग्जाम्पल। तो ये देखिए इंडेक्सेशन के बाद कितनी आपकी वैल्यू आई, ये इसने जो इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है उसने ऑटो कैलकुलेट कर लिया कि आपकी इतने की वैल्यूएशन आएगी। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब आपने उसके ऊपर कोई खर्चा किया था क्या, हमने वो भी अभी कैलकुलेट किया था कि लेट्स सपोज मैंने 5 लाख रुपीस का किया था, और कब किया था, लेट्स सपोज आपने 1920 में वो किया था। तो आप एक्चुअल फिगर्स अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्सेशन के बाद अपने आप इसने ऑटो कैलकुलेट कर लिया है। एक्सपेंडिचर वोली और एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने में आपका कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे रजिस्ट्री फीस वगैरह ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। अभी हम 0 डाल रहे हैं। तो इस केस में देखिए टोटल मेरी जो परचेज कॉस्ट बनी वो बनी 30,87,000, मैंने सेल करी है 70 लाख रुपीस की। तो मेरा जो कैलकुलेशन होके LTCG आया वो आया 31,12,000। तो 39,12,000 का मुझे हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके ऊपर 20% मुझे देना पड़ेगा टैक्स। बट अगर आपने उसको फर्दर इन्वेस्ट कर लिया है सेक्शन 54 या सेक्शन 54 EC के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए डिटेल और वो डिडक्शन आप क्लेम कर दीजिए। उसकी डिटेल आप कैसे डालेंगे, आप यहाँ से सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है तो सेक्शन 54, अगर आपने बॉन्ड्स परचेज करे हैं तो सेक्शन 54F। हमने प्रॉपर्टी परचेज करी है, लेट्स सपोज मैंने अभी बताया था 50 लाख रुपीस की मैंने मान लीजिए प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, तो मेरे को देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ भी नहीं पे करना, 0 आ गया। अगर मैं ये 50 लाख को हटा दूं या इस वैल्यू को मान लीजिए कर देती हूँ 20 लाख रुपीस, ठीक है, तो मेरे को 19 लाख पे अभी भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो गेन है वो 39 लाख का है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना डिडक्शन को डाल के जो भी आपकी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन है उसको करके रिटर्न में आपको सारी इंफॉर्मेशन शो करनी है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैंने जो भी अमाउंट मेरा कैपिटल रिसीप्ट का आया वो मैंने सारा एज इट इज जो है इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में शो करने की जरूरत नहीं है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में जो भी आपने असेट सेल किया है वो आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ता है, चाहे आपने सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया हो। अगर इन्वेस्ट कर दिया तो ठीक है, जैसे हमारे केस में यहाँ पे 0 आ गया था तो आपका भी 0 आ जाएगा, बट आपको डिस्क्लोजर जरूर देना है, नहीं तो फ्यूचर में आपको नोटिस फेस करना पड़ सकता है कि आपने प्रॉपर्टी सेल करी थी लेकिन आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में कहीं पर भी उसको जो है डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, ये तो थी आपकी कैलकुलेशन। इसके अलावा आपको ये भी बताना होता है कि आपने ये प्रॉपर्टी किसको बेची है, उसका पैन क्या है, आधार क्या है, वो उसका कितना % शेयर है इस प्रॉपर्टी में। लाइक अगर बायर 2 है 3 है तो उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज भी डालनी है, कितना अमाउंट की आपने बेची है, कंट्री क्या है, कहाँ पर आपकी जो है प्रॉपर्टी गई है, एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, ये सब डिटेल आपको बायर की भी यहाँ पे डालनी है। बायर की इसलिए डालनी है ताकि डिपार्टमेंट के पास एक रिकॉर्ड बनता रहे कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके पास फिर किसके पास जो है ट्रांसफर हो रही है, और बायर जब इस
प्रॉपर्टी को आगे सेल करे तो वो अपनी प्रॉपर्टी मेंशन करना ना भूले। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से भी डिपार्टमेंट पकड़ सकता है कि आपने ये प्रॉपर्टी जो है सेल आउट कर दी है, उसके हाथ में टैक्स होगी या नहीं होगी। ये सब कैलकुलेशन के लिए बायर की आपको सारी डिटेल डालनी जरूरी है, मैंडेटरी है। एक चीज और एग्जाम्पशन में मैं कवर करना भूल गई थी कि अगर आप ये फर्दर इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी में कर रहे हैं वो अगर अब्रॉड की प्रॉपर्टी आप परचेज करके करते हैं तो उस केस में आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। आपको ये एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको ये एग्जाम्पशन आपको मिल सकती है। तो इस तरीके से आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में अपनी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स मेंशन कर देनी है। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, उसमें एग्जाम्पशन को क्लेम करना है, कैसे रिटर्न में शो करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके अगर कोई कलीग है या फ्रेंड्स है, रिलेटिव है जिन्होंने इस साल प्रॉपर्टी में डील किया था तो आप उनको भी ये जो वीडियो है हमारी वो शेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के उसका जो है आंसर भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।